महल की तरह दिखने वाला ये 5 मंजिला बंगला मुंबई के फेमस बिजनेसमैन महेंद्र सिंघानिया के डैड मदन लाल सिंघानिया ने बनवाया था। उन्होंने बड़े ही प्यार से इस बंगले का नाम सिंघानिया पैलेस रखा था। मदन लाल सिंघानिया ने अपनी जिंदगी की आधी कमाई इस बंगले में लगा दी थी। वो चाहते थे उनकी आने वाली 7 पुश्तें इसी बंगले में अपना जीवन बिताएं। अपने जीवन के आखिरी समय में इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने बेटे महेंद्र सिंघानिया से वादा लिया और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। महेंद्र सिंघानिया की 3 संतान हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। वादे के मुताबिक महेंद्र सिंघानिया ने अपने तीनों बच्चों को अपने डैड के बंगले का महत्व बताया और अपने पिता की ही तरह उन्होंने भी अपने दोनों बेटों से ये वादा लिया। आज 40 साल बाद महेंद्र सिंघानिया बूढ़े हो चुके हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दी थी और अब उन्होंने अपने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने दोनों बेटे रघुवेंद्र सिंघानिया और देवेंद्र सिंघानिया को सौंप दी और वो अपने जीवन के आखिरी दिनों को अपने पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी बिताने लगे थे। जून का महीना शुरू हो चुका था। सभी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी। महेंद्र जी की बेटी भी अपने दोनों बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने सिंघानिया पैलेस आई हुई थी। दोपहर का समय हो रहा था। सभी बूढ़े, जवान और बच्चे एक साथ लिविंग रूम में बैठकर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं सेकंड फ्लोर के एक कमरे की सारी लाइट्स और खिड़कियां बंद थीं, जिस वजह से दोपहर के समय में भी उस कमरे में काफी अंधेरा था। स्टडी टेबल पर कंप्यूटर ऑन था और उसके सामने एक 13 साल का लड़का बैठा था, अपने चेहरे पर एक डेविल मास्क पहने। मास्क का रंग लाल था और उसकी बड़ी बड़ी सींगें थी। वो 13 साल का लड़का एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। स्क्रीन पर एक आदमी दुनिया के सबसे खतरनाक इल्लीगल वेपन को शो करते हुए उसके प्राइस के साथ उस वेपन की सारी खूबियां बता रहा था। उसने एक शॉटगन की तरह दिखने वाला एक वेपन लिया और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा, इस वेपन की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट है। इसे आसानी से छोटा और बड़ा किया जा सकता है। इसे दुनिया के सभी बड़े देशों की आर्मी ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाहती है और वो इस वेपन को पाने के लिए दुगनी रकम देने को भी तैयार है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस वेपन की क्वांटिटी अभी लिमिटेड है। सभी लोग उस आदमी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उस आदमी ने एक एक करके उस वेपन की सारी खूबियां और डिमांड्स के बारे में बता दिया। सब कुछ जानने के बाद मीटिंग अटेंड कर रहे सभी मेंबर्स ने अपने अपने मन में उस वेपन को खरीदने का प्लान बना लिया। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा वो लड़का इस समय अपनी चेयर को बार बार लेफ्ट और राइट टर्न कर रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशंस मास्क से ढके हुए थे, लेकिन उसके बॉडी मूवमेंट्स को देखकर यह साफ पता लग रहा था कि वो भी उस वेपन के प्राइस को जानने में काफी उत्सुक था। इससे पहले कि वो आदमी उस वेपन का प्राइस बताता, कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई और उस लड़के ने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। वो खड़ा हुआ और उसने रूम की लाइट ऑन की। उसकी नजर सामने खड़े उसी के हम उम्र लड़के पर टिक गई और उसने जोर से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। उसने अभी भी अपने चेहरे से मास्क नहीं उतारा था, लेकिन उसकी आंखों में उस लड़के के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सामने वाले लड़के ने थूक निकला और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला, तुम अभी वो सब लोग, वो हथियार और वो आदमी जिसे तुम बातें कर रहे थे, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो इस दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक है। पिछले हफ्ते ही मैंने उसकी फोटो न्यूज में देखी थी। तुम्हें आइडिया भी नहीं कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। अपने साथ साथ तुमने मुझे और पूरी फैमिली को भी मुसीबत में डाल दिया है। अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया ना, तो वो हम सबको अरेस्ट कर लेगी। अगर उन्हें नहीं भी पता चला, तो वो आतंकवादी तुम्हारे साथ हम सबको जान से मार देगा। इससे पहले ऐसा कुछ हो, मैं अभी जाकर सबको इस बारे में बता देता हूँ। अपनी बात पूरी करते ही वो लड़का दरवाजे की तरफ जाने लगा कि तभी उसके सामने मास्क पहने लड़का आ गया। उसने अपना मास्क उतार कर नीचे फेंक दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, समझे तुम? ये कहते हुए उस लड़के के चेहरे के साथ उसके कान भी लाल हो चुके थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दोनों लड़के दिखने में काफी हद तक एक जैसे थे। उम्र, हाइट, रंग और चेहरे की बनावट सब लगभग एक जैसी ही थी। अगर कुछ अलग था तो उन दोनों का ऑरा और उनकी आंखें। देखने से साफ पता चल रहा था कि दोनों ट्विन्स थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से एकदम अलग थी। दूसरे लड़के ने अपनी बात कही,
एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, गलती नहीं बल्कि जुर्म किया है। तुम आतंकवादियों से बात करते हो, तुम्हें पता भी है ये इल्लीगल है और खतरनाक भी। इसके बावजूद तुम चाहते हो मैं इस बारे में घर वालों से छुपाने में तुम्हारी मदद करूं? इस पर पहले वाले लड़के ने बड़ी ही बेबाकी से उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुमने अभी चोरों की तरह छिप कर इस कमरे में होते हुए देखा और सुना, वो सब इस कमरे से बाहर जाने से पहले भूल जाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे तुमने कुछ देखा ही ना हो। ये सुनकर दूसरे लड़के ने थोड़ी हैरानी और गुस्से से कहा, व्हाट? तुम पागल हो? मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ, वो भी ये जानते हुए कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। ये सब सुनकर पहले लड़के का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने दूसरे लड़के को धमकी देते हुए कहा, किसी को कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम ये सब भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर दूसरे लड़के ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? पहले लड़के को समझ में आ गया था कि अब बातों से बात नहीं बनने वाली। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और कुछ ही पल में कमरे में एक चीख के साथ कुछ गिरने की तेज आवाज आई। दूसरा लड़का फर्श पर गिरा था। उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था और उसके आसपास फ्लावर वॉश के टुकड़ों के साथ और भी चीजें उस लड़के के टकराने से गिरकर टूट चुकी थी। इससे पहले वो समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है, पहला लड़का उसके पास गया और उसने उस लड़के को कॉलर से पकड़ लिया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तू मेरा सगा भाई है, इसलिए मैं तेरी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू बार बार मेरे रास्ते में टांग अड़ाता रहे और मैं कुछ ना करूँ, समझ गया? अभी जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर आगे से तू कभी भी मेरे कमरे में नजर आया तो जिस आतंकवादी की तू बात कर रहा है ना, उसी के पास तुझे भेज दूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से जोर की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर महेंद्र, उनके दोनों बेटे रघुवेंद्र और देवेंद्र और उनके साथ उनकी पत्नियां और बाकी घर वाले खड़े थे। दरअसल कुछ देर पहले एक फीमेल सर्वेंट कमरे के बाहर से गुजर रही थी। उसने जब अंदर दोनों भाइयों को बहस करते सुना तो उसने जाकर ये बात सबको बता दी। दोनों भाइयों में शुरू से ही नहीं पटती थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब दोनों भाई की आपस में लड़ाई या बहस ना हो। यही सोचकर सभी लोग ऊपर आ रहे थे कि कमरे में कुछ गिरने की तेज आवाज के साथ एक चीख कमरे के बाहर तक गूंज उठी थी। अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान थे। रघुवेंद्र जी गुस्से में बोले, अरशद, ये क्या बदतमीजी है? अथर्व तुम्हारा बड़ा भाई है, अभी के अभी उसे छोड़ो। ये सुनकर अरशद ने एक नजर अथर्व को देखा। उसके चेहरे पर डर और दर्द देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने अथर्व को छोड़ दिया। जब वो अथर्व से दूर हुआ तब जाकर सभी की नजर अथर्व के चेहरे पर गई। अथर्व के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। उसके मुंह के कोने पर खून लगा था। ये देखते ही अथर्व की मां मीनाक्षी जी उसके पास गईं और उसे अपने सीने से लगाकर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अथर्व, अथर्व मेरा बेटा। और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अथर्व ने हाथ ऊपर करके मीनाक्षी जी के आंसुओं को पोंछा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोलने की कोशिश करने लगा, माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। आप प्लीज अरशद को मत डांटना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, मैं ही बिना पूछे उसके कमरे में आ गया था। ये कहते हुए अथर्व ने वार्निंग लुक के साथ अरशद को देखा। अरशद भी उसे ही देख रहा था। वो समझ चुका था कि अथर्व ने जानबूझकर उसका नाम लिया ताकि सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाए और वो सबकी सिंपैथी गेन कर सके। लेकिन इन सब से अरशद को फर्क नहीं पड़ा और वो वहां से जाने के लिए मुड़ा कि तभी कमरे में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। दूसरे ही पल अरशद फर्श पर था। उसने अपने चेहरे के लेफ्ट साइड को अपने हाथों से सहलाया और सामने खड़े लंबे चौड़े रघुवेंद्र जी को देखने लगा। ये उसके पिता थे जो बिना सोचे समझे फैसला किया करते थे, ऐसा अरशद को लगता था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आज और अभी से इस घर का कोई भी सदस्य इस लड़के से बात नहीं करेगा। आज से पूरे 1 महीने तक ये लड़का सर्वेंट क्वार्टर में रहेगा, इसकी यही सजा है। महेंद्र जी के सिवा सिंघानिया परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जो रघुवेंद्र जी की बातों को काट सके। रघुवेंद्र जी ने अरशद की सजा का फरमान जारी कर दिया था और उस कमरे से जा चुके थे। उसके साथ बाकी के मेंबर्स भी उस कमरे से जा चुके थे। अब बस अरशद, अथर्व और मीनाक्षी जी कमरे में मौजूद थे। मीनाक्षी जी ने देखा अरशद का गाल भी अथर्व की तरह लाल हो चुका था। वो उठी और अरशद के पास जाने लगी कि तभी अरशद अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए बोला, क्या आपने अपने पति की बात नहीं सुनी, या फिर बेटे की ममता पति के कहे शब्दों पर भारी पड़ रही है?
इस पर मीनाक्षी जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, अरशद वो तुम्हारे डैड है, तुम उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? लेकिन अरशद ने उनसे बिना उनकी ओर देखे हुए कहा, मॉम यार प्लीज अब आप मत शुरू हो जाना। अब एक काम करो, अपने इस बड़े बेटे को लेकर जल्दी से यहाँ से चली जाओ। कहते हुए उसने गुस्से से एक नजर अथर्व को देखा। अथर्व के चेहरे पर इस वक्त जंग जीतने वाली स्माइल थी। अरशद ने उसे इग्नोर किया और वॉशरूम में चला गया। वहीं मीनाक्षी जी अपने दोनों बेटों को देख रही थी। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। अरशद अथर्व से 15 मिनट छोटा था। जितना सीधा और संस्कारी अथर्व था, अरशद उतना ही बदमाश और बेशर्म। वो बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, जिस वजह से रघुवेंद्र की नजरों में सिर्फ उनका बड़ा बेटा अथर्व ही सिंघानिया परिवार का वारिस बनने के लायक था। और ये बात उन्होंने डिनर के वक्त सबसे कही थी। उस वक्त अरशद को बहुत गुस्सा आया था और तब से ही अथर्व के प्रति उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा सभी को था, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। पर अरशद ऐसा क्यों था? क्यों थी अथर्व और अरशद के बीच में इतनी दूरी? और आखिर क्या था इस परिवार का इतिहास? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी